हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है BA 6 सेमेस्टर ज्योग्राफी का पेपर फर्स्ट, इसके जो है खंड आ अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, मैम जी BA 6 सेमेस्टर ज्योग्राफी का लघुत्तरीय प्रश्न भी करा दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूँ हमारे पास टाइम तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को इतना कमेंट आ रहा था तो मैंने सोचा चलिए करा ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर खंड बा लघुत्तरीय प्रश्न। आप लोगों को बता दो BA 6 सेमेस्टर ज्योग्राफी पेपर 1 है, जिसका पोस्ट टाइटल है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहा जाता है भारत का भूगोल। आज हम चर्चा करने वाले हैं खंड बा लघुत्तरीय प्रश्नों पर। इसके जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में बॉक्साइट के महत्व तथा उत्पादक क्षेत्रों को बताइए। भारत में बॉक्साइट के महत्व तथा उत्पादक क्षेत्रों को बताइए। बॉक्साइट खनिज से एल्यूमिनियम धातु बनाई जाती है। बॉक्साइट खनिज से क्या बनाया जाता है? एल्यूमिनियम धातु बनाई जाती है। उच्च कोटि की बॉक्साइट खनिज से 50 से 60% तक एल्यूमिनियम बॉक्साइट प्राप्त होता है। बॉक्साइट खनिज से क्या बनाया जाता है? एल्यूमिनियम धातु बनाई जाती है। उच्च कोटि के बॉक्साइट खनिज से 50 से 60% एल्यूमिनियम बॉक्साइट प्राप्त होता है। इसका उपयोग अनेक उद्योगों, बिजली के तार, घरेलू वस्तुएं बनाने, फर्नीचर आदि में किया जाता है। हल्की होने के कारण इसका उपयोग अब बिल्डिंगों में भी किया जाने लगा है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग अनेक उद्योगों जैसे कि बिजली के तार, घरेलू वस्तुएं बनाने, फर्नीचर आदि में किया जाता है। हल्की होने के कारण इसका उपयोग अब बिल्डिंगों में भी किया जाने लगा है। उत्पादक क्षेत्र। भारत में बॉक्साइट बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों से प्राप्त होता है। भारत में बॉक्साइट जो है बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों से प्राप्त होता है। बिहार, रांची तथा पालमू जिले में बॉक्साइट धातु प्राप्त होती है। रांची तथा पालमू जिलों में बॉक्साइट धातु प्राप्त होती है। राज्य में 1 करोड़ मिलियन टन से भी अधिक सुरक्षित भंडार है। रांची पठार पर बॉक्साइट की खदानें विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई हैं। यहाँ लोहारडागा की खदानों से प्राप्त बॉक्साइट का उपयोग आसनसोल के निकट अनूपनगर में एल्यूमिनियम के कारखाने में किया जाता है। देश का लगभग 1/3 बॉक्साइट का उत्पादन इस राज्य में होता है। अगला है मध्य प्रदेश। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुमान में बॉक्साइट के विशाल भंडार सरगुजा, बिलासपुर, जबलपुर, मांडला, रायगढ़, बस्तर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, शहडोल आदि जिलों में पाए जाते हैं। जबलपुर में कटनी क्षेत्र बॉक्साइट की खानों के लिए विख्यात है। यहाँ मध्य प्रदेश का 95% बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अन्य क्षेत्रों में भी खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया है। यहाँ देश का 1/4 1/4 बॉक्साइट उत्पादन होता है। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के किन जिलों में बॉक्साइट प्राप्त होता है? तो उन जिलों के नाम इस प्रकार से है। पहला है थाना, दूसरा है सूरत, तीसरा है रत्नागिरी एवं कोल्हापुर जिलों में बॉक्साइट प्राप्त होता है। यहाँ देश का लगभग 14% बॉक्साइट उत्पादन होता है, जिसमें धातु का अंश 49% प्राप्त होता है। अगला है तमिलनाडु। यहाँ सुरक्षित राशि का अनुमान 20 लाख टन है। सलेम जिले में स्थित शिवराय तथा पतली पहाड़ियों पर बॉक्साइट की उत्तम खानें हैं। अगला है उड़ीसा। कालाहांडी, संबलपुर व कोरापुट जिलों में बॉक्साइट के विशाल भंडार पाए जाते हैं। यहाँ देश का 15% बॉक्साइट उत्पादन होता है। आगे देखिएगा कर्नाटक। बेलगांव तथा बाबा बुदन की पहाड़ी में, गोवा, जम्मू कश्मीर में पूंछ व
रियासी में तथा गुजरात में सौराष्ट्र के हालहार तालुका में, छांगरवाड़ी क्षेत्र में, खैरा जिले बड़ोदरा, सूरत, राजपीपला, भावनगर, नवानगर, पोरबंदर, मेहुआ आदि में बॉक्साइट मिलता है। उत्पादन, बॉक्साइट के उत्पादन में भारत ने तीव्र प्रगति की है। बॉक्साइट के उत्पादन में तीव्र प्रगति किसने की है? भारत ने तीव्र प्रगति की है, यानी कि इंडिया ने तीव्र प्रगति की है। 1950 में देश में केवल 68,000 टन बॉक्साइट निकाला गया। 1995 में 46 लाख टन बॉक्साइट उत्पादन हुआ। 1950 में देश में कितना टन बॉक्साइट निकाला गया था? वो था 68,000। कितना था? 68,000। लेकिन बात करें 1995 की तो 46 लाख टन बॉक्साइट उत्पादन हुआ। विगत 4 दशकों के दौरान बॉक्साइट उत्पादन की प्रगति निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बॉक्साइट उत्पादन लाख टन 1995 0.68, 1960 4.75, 1970 15.71, 1980 19.23, 1990 48.5, 1995 46। यहाँ पे क्या हो गया? 46 लाख टन तक पहुंच गया। विभिन्न राज्यों में बॉक्साइट उत्पादन निम्नलिखित है। बिहार में 30%, गोवा में 0.2%, गुजरात में 15%, कर्नाटक में 1%, मध्य प्रदेश में 25%, महाराष्ट्र में 15%, उड़ीसा में 16% और तमिलनाडु में 3%। इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत को जलवायु प्रदेशों में बांटिए तथा उसमें से किसी एक के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। आपको बता दूं ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत को जलवायु प्रदेशों में बांटिए तथा उसमें से किसी एक के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिएगा। भारत को जलवायु प्रदेशों में विभक्त करने के कई प्रयास किए गए हैं। भारत को जलवायु प्रदेशों में विभक्त करने के कई प्रयास किए गए हैं। 19वीं सदी में अंत में ब्लैनफोर्ड महोदय ने भारतीय जलवायु का अध्ययन प्रस्तुत किया। 19वीं सदी के अंत में ब्लैनफोर्ड महोदय ने भारतीय जलवायु का अध्ययन प्रस्तुत किया। सन 1918 में कोपेन महोदय ने विश्व के जलवायु प्रदेशों के अनुसार भारत को 3 प्रमुख शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र प्रदेशों में विभाजित किया। थानवेर महोदय ने वृष्टि एवं वाष्पन और तापमान के आधार पर भारत को कई भागों में विभक्त किया। सन 1955 से सुब्रह्मण्यम महोदय ने सन 1957 में भरूचा तथा संभाग महोदयों ने भारत के जलवायु विभाग किए। प्रोफेसर स्टाम्प तथा केंद्रे महोदय ने वर्षा तथा ताप की सीमाओं को लेकर भारत के जलवायु प्रदेश बनाए। उन्हीं तत्वों के आधार पर डॉक्टर रामलोचन सिंह तथा उनके सहयोगियों ने भारत के जलवायु विभाग किए हैं, जो सबसे अधिक मान्य है। कोपेन के मतानुसार जलवायु प्रदेश पहला है टुंड्रा, दूसरा है शीतल आर्द्र, तीसरा है आर्द्र, चौथा है उपोष्ण स्टेप उष्ण प्रदेश, 5वां है उष्ण घास, 6ठा है उष्ण ग्रीष्म, 7वां है उष्ण आर्द्र वन और 8वां है उष्ण मरुस्थल। केंद्रीय तथा स्टाम्प के मतानुसार जलवायु प्रदेश, इन जलवायु वेत्ताओं के अनुसार भारत को निम्न जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। समझने का प्रयास कीजिएगा। केंद्रीय तथा स्टाम्प के अनुसार जलवायु प्रदेश को, जलवायु वेत्ताओं के अनुसार भारत को निम्न जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। पहला है अति आर्द्र उत्तरी प्रदेश, दूसरा है आर्द्र सह्याद्री एवं पश्चिमी तटीय भाग, तीसरा है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी भाग, चौथा है उपाद्र संगमण प्रदेश, 5वां है उपाद्र पूर्वी तटीय भाग, 6वां है उपाद्र आंतरिक भाग, 7वां है अर्ध शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय भाग,
8वां है अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय भाग और 9 नंबर है शुष्क भाग और 10 नंबर है पश्चिमी हिमालयी भाग। सामान्यतः भारत को वर्षा और तापमान के आधार पर निम्न जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। पहला है अत्यंत उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश। पहला क्या है? अत्यंत उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश। इन प्रदेशों के अंतर्गत कोंकण, मालाबार तट और असम के क्षेत्र सम्मिलित हैं। समुद्र की निकटता के कारण कोंकण, मालाबार के तटों का तापमान बहुत सम रहता है। तापमान का औसत 24 अंश से 32 अंश तक और वार्षिक तापांतर 5 अंश से 6 अंश तक रहता है। तापांतर दक्षिण उत्तर की ओर बढ़ता है। वर्षा कोंकण तट पर 8 महीने और मालाबार तट पर 9 महीने होती है। वर्षा अरब सागरीय मानसूनों द्वारा होती है। वर्षा का औसत कोंकण तट 200 सेंटीमीटर और मालाबार तट पर 305 सेंटीमीटर रहता है। असम में इन तटों से कुछ भिन्न दशा मिलती है। समुद्र से दूरी के कारण यहाँ वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। वर्षा का औसत 200 से 300 सेंटीमीटर रहता है। फिर से एक बार देख लीजिएगा। अधिक उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश जो है भारत को वर्षा और तापमान के आधार पर जो विभक्त किया गया है, पहला है अत्यधिक उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश। फिर से देख लीजिएगा एक बार। इन प्रदेशों के अंतर्गत कोंकण, मालाबार तट और असम के क्षेत्र सम्मिलित हैं। समुद्र की निकटता के कारण कोंकण, मालाबार के तटों का तापमान बहुत सम रहता है। तापमान का औसत 24 अंश से 32 अंश तक और वार्षिक तापांतर 5 अंश से 6 अंश तक रहता है। तापांतर दक्षिण उत्तर की ओर बढ़ता है। वर्षा कोंकण तट पर 8 महीने और मालाबार तट पर 9 महीने होती है। वर्षा अरब सागरीय मानसूनों द्वारा होती है। वर्षा का औसत कोंकण तट पर 200 सेंटीमीटर है और मालाबार तट पर 305 सेंटीमीटर रहता है। असम में इन तटों से कुछ भिन्न दशा मिलती है। समुद्र से दूरी के कारण यहाँ वार्षिक तापांतर अधिक रहता है और असम में जो वर्षा का औसत होता है वो 200 से 300 सेंटीमीटर रहता है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए। भारत जलवायु विभाग खोपेन के अनुसार, थोड़ा सा स्क्रीन को ऐसे करेंगे। इस प्रकार यह देश बहुत ही आर्द्र क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून और उत्तरी हवाओं दोनों से होती है। दूसरा है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस भाग में गंगा की निचली और मध्यवर्ती घाटी और छोटा नागपुर के पठार सम्मिलित हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और मध्य का पूर्वी भाग आ जाता है। यह एक आर्द्र प्रदेश है। यहाँ वर्षा का औसत 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच रहता है। समुद्र से दूरी के अनुसार तापमान में बड़ा अंतर पड़ जाता है। जनवरी का औसत तापमान 18 अंश से 24 अंश तथा मई का तापमान 30 अंश से 35 अंश तक रहता है। नागपुर इस क्षेत्र का प्रतिनिधि नगर है। वर्षा विशेष रूप से वर्षा ऋतु में ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है। तीसरा है साधारण, नम तथा गर्म प्रदेश। इस प्रदेश को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है तमिलनाडु प्रदेश, दूसरा है दक्षिणी एवं उत्तरी पश्चिमी दक्कन प्रदेश, तीसरा है गंगा घाटी का ऊपरी भाग और चौथा है उत्तरी पंजाब का मैदानी भाग। तमिल प्रदेश में 40 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यह विशेष रूप से अक्टूबर, नवंबर तथा दिसंबर में वर्षा 120 सेंटीमीटर तक होती है। कभी कभी अप्रैल मई में भी वर्षा हो जाती है। इस प्रदेश के भीतरी भाग में वर्षा अधिक नहीं होती है। जनवरी का औसत तापमान 25 डिग्री और मई का 30 सेंटीग्रेड होता है। दक्षिणी तथा उत्तरी पश्चिम दक्कन प्रदेश में तमिलनाडु तथा राज्य के भीतरी भाग कर्नाटक राज्य सम्मिलित है। यहाँ पर वर्षा साधारण होती है। यहाँ पर जाड़े में साधारण जाड़ा और गर्मी में साधारण गर्मी पड़ती है। इस भाग में
मई का औसत तापक्रम 32 सेंटीग्रेड तथा जनवरी का 20 अंश से 25 अंश सेंटीग्रेड तक रहता है। वार्षिक तापांतर 14 अंश से 15 अंश सेंटीग्रेड तक रहता है। यहाँ कड़ी जलवायु रहती है। गंगा घाटी के ऊपरी भाग में उत्तर प्रदेश का मध्य तथा पश्चिमी भाग राजस्थान में आ जाता है। यहाँ वर्षा औसत 60 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। अधिकतर वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है। ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है और जलवायु कठोर होती है, अर्थात जाड़े में कड़ा जाड़ा और गर्मियों में कड़ी गर्मी पड़ती है। अगला है शुष्क तथा कड़ी जलवायु के प्रदेश। इस जलवायु को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग, दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी पठार। उत्तरी पश्चिमी मैदानी प्रदेश में दक्षिणी पंजाब, पश्चिम राजस्थान तथा सिंध का भाग आ जाता है। यहाँ की जलवायु अत्यंत कठोर है। जाड़े में कठिन जाड़ा तथा गर्मी में कड़ी गर्मी का वातावरण रहता है। सिकोहाबाद पाकिस्तान का ग्रीष्मकालीन तापक्रम 45 अंश सेंटीग्रेड तक रहता है। जनवरी का औसत तापक्रम 20 अंश सेंटीग्रेड तथा जून का 25 अंश से 30 अंश सेंटीग्रेड तक रहता है। यह भाग शुष्क प्रदेश है। यहाँ पर वर्षा 60 सेंटीमीटर से कम होती है। उत्तरी पश्चिमी पठार पाकिस्तान में पाया जाता है। यहाँ वर्षा की अत्यंत कमी है। अधिकांश वर्षा भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है। कुछ वर्षा ग्रीष्मकालीय मानसून से हो जाती है। यहाँ की जलवायु ही विषम है। इस प्रदेश में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। बीकानेर इस प्रदेश का प्रतिनिधि नगर है। अगला है शीतल एवं आर्द्र प्रदेश। इस प्रदेश में हिमालय प्रदेश सम्मिलित है। इस प्रदेश के ऊंचे भाग सदैव बर्फ से ढके रहते हैं, किंतु दक्षिणी ढाल शीतल और आर्द्र होते हैं। इस प्रदेश के पूर्वी हिमालय के भाग ठंडे व नम तथा दक्षिणी ढाल शुष्क पाए जाते हैं। संपूर्ण प्रदेश में जाड़े की ऋतु अत्यंत कठोर होती है। जाड़े में खूब हिमपात होते हैं, परंतु ग्रीष्म ऋतु में मौसम बहुत सुहावना होता है। इसी कारण इस भाग में स्थित शिमला, मंसूरी, नैनीताल व अल्मोड़ा आदि पहाड़ी स्थलों पर गर्मियों के मौसम में लोग सैर करने आते हैं। 6 नंबर है दक्षिणी पूर्वी आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी पठार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार एवं मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग आता है। इस क्षेत्र में तापमान में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। जनवरी का तापमान 18 अंश से 24 अंश सेंटीग्रेड तक और मई का तापमान 29 अंश से 35 अंश सेंटीग्रेड तक रहता है। वार्षिक औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। कुछ वर्षा बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों द्वारा होती है। इस प्रदेश का प्रतिनिधि नगर नागपुर और कोलकाता है। 7 नंबर है पश्चिम समुद्र तटीय जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार गुजरात के नर्मदा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक पाया जाता है। संपूर्ण क्षेत्र की जलवायु में पर्याप्त अंतर मिलता है। जनवरी का तापमान 24 अंश सेंटीग्रेड के बीच रहता है। वार्षिक तापमान 30 अंश सेंटीग्रेड रहता है। उत्तरी भाग में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर तथा दक्षिणी भाग में वर्षा 500 सेंटीमीटर होती है। मालाबार तट पर जलवायु भूमध्य रेखीय प्रकार की होती है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधि नगर तिरुवनंतपुरम व मुंबई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में अभ्रक उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत में अभ्रक उत्पादक के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन। अभ्रक आग्नेय तथा कार्यांतरित शैलों में पाया जाता है। अभ्रक आग्नेय तथा कार्यांतरित शैलों में पाया जाता है। ये परतदार, हल्का तथा चमकीला होता है। यह ऊंचे ताप पर गलता है, इसलिए बहुत से उद्यमों में काम आता है। ये युद्ध कौशल की धातु है जो विद्युत युग में बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि ये बिजली के लिए कुचालक होता है। तापमान में परिवर्तन से ये धातु बहुत ही कम प्रभावित होती है। इसका उपयोग औषधि, बिजली के संचालन,
तार एवं टेलीफोन, बेतार के तार, रेडियो, वायुयान, मोटर, लालटेन की चिमनी, स्टोन तथा साज सज्जों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत इंजीनियरिंग, मोटर परिवहन, वायु विज्ञान तथा रेडियो विज्ञान के विकास से अभ्रक के उत्पादन को स्फूर्ति मिली है। अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व शिरोमणि है। अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व शिरोमणि है। यह विश्व में कुल उत्पादन का 80% अभ्रक प्राप्त होता है। यहाँ जो है विश्व के कुल उत्पादन का 80% अभ्रक जो है इंडिया में प्राप्त होता है। अभ्रक के प्रमुख क्षेत्र। अभ्रक के प्रमुख क्षेत्र निम्न है। पहला है बिहार की पेटी। यह पेटी 96 से 129 किलोमीटर लंबी तथा 19 से 36 किलोमीटर चौड़ी है। यह पेटी 96 से 129 किलोमीटर लंबी तथा 1936 किलोमीटर चौड़ी है। बिहार की पेटी यह चंपारण से हजारीबाग, गिरिडीह, औरंगाबाद तथा मुंगेर जनपदों में विस्तृत है। इसका विस्तार 3380 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इससे भारत का 52% अभ्रक पाया जाता है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र कोडरमा, नीमचांच, गिरिडीह, तिसरी तथा सिंहभूमि जनपदों में भी अभ्रक मिलता है। क्रिस्टलीय शैलों में पैगमाइट की स्नायु भी मिलता है। यह स्नायु क्वार्ट्ज, फेल्सपार तथा अभ्रक का मूल्य, कणों के आकार, बिरलो रंग तथा स्वच्छता पर निर्भर करता है। बिहार का अभ्रक स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है। इसको रूबो अभ्रक की संज्ञा प्रदान की गई है। सबसे उत्तम अभ्रक है। बिहार को विश्व का अभ्रक भंडार कहा जाता है। यहाँ भारत के उत्पादन का 52% अभ्रक जो है मिलता है। हजारीबाग जनपद मुख्य उत्पादक है। अगला है आंध्र प्रदेश की पेटी। यहाँ पे कितने % अभ्रक पाया जाता है देखिएगा। यह पेटी 66 किलोमीटर लंबी तथा 20 से 32 किलोमीटर चौड़ी है। इसका विस्तार 1550 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। अधिकांश खदानें नेल्लूर, गुट्टूर, विशाखापट्टनम तथा पश्चिमी गोदावरी में। यहाँ का अभ्रक भी मैग्नेटाइट स्नायु में पाया जाता है। यह अभ्रक बिहार के अभ्रक की अपेक्षा घटिया किस्म का होता है। भांडुगुड़ा में भी अभ्रक मिल रहा है। यहाँ भारत का 20% अभ्रक पाया जाता है। नेल्लूर जनपद मुख्य उत्पादक है। काली, पेंचू तथा बेलीवाड़ी मुख्य खदानें हैं। अगला है राजस्थान की पेटी। यह पेटी 3000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यहाँ घटिया अभ्रक होता है। यहाँ पे जो है घटिया अभ्रक होता है। भीलवाड़ा शहर, राजनगर, जयपुर, अक्षयपुर, टोंका, सीकर, डंगरपुर तथा अजमेर में अभ्रक का उत्पादन होता है। यहाँ भारत का 16% अभ्रक प्राप्त होता है। कितने %? 16% अभ्रक प्राप्त होता है। अधिकांश अभ्रक भीलवाड़ा में पाया जाता है। और कुछ अन्य क्षेत्र दिए गए हैं। उड़ीसा में गंजाम, कोरापुर, डेका नटा, तमिलनाडु में नीलगिरी, मदुराई, कोयम्बटूर एवं सेलम, मध्य प्रदेश में ग्वालियर एवं बस्तर, कर्नाटक में दासनजोर, केरल में पुनलुरु, एर्नाकुलम में अभ्रक पाया जाता है। हरियाणा के नारनौल, महेंद्रगढ़, गुड़गांव तथा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जनपद में अभ्रक मिलता है। भारत में अभ्रक की मात्रा शैलों की 6% होती है। बिक्री योग्य मात्रा लगभग 1% ही रह जाती है। विश्व में गुणात्मक अभ्रक का सर्वाधिक महत्व पूर्ण उत्पादक केवल भारत ही है। यहाँ अभ्रक प्राप्ति का ढंग अभी पुराना है परंतु श्रमिक कुशल है। तो तीक्ष्ण चाकू द्वारा अभ्रक को बहुत पतली परतों में विभाजित कर देते हैं। अभ्रक को अलग काटने तथा चीरने पर 71% बेकार हो जाता है, जिससे पाउडर बनाया जाता है। इस प्रकार अभ्रक का उत्पादन क्रमशः घट रहा है। भारत में अभ्रक का उत्पादन विभिन्न वर्षों में निम्नवत रहा है। जैसे कि आप इसमें चार्ट में देखिएगा, अभ्रक का उत्पादन जो है ये वर्ष की मात्रा है, ये 1000 मीटर टन। 1947 से 48 में देखेंगे तो 775,000 मीटर टन। 1960 से 61 में देखेंगे तो 28.5
3,000 मीटर टन। 1968 से 69 में देखेंगे तो 1990 19,30,000 मीटर टन। 1974 से 75 में देखेंगे तो 11,50,000 मीटर टन। और 1979 से 80 में देखेंगे तो 10,000 मीटर टन। भारत में वृक्ष की मांग कम होने से अधिकांश निर्यात कर दिया जाता है। संयुक्त अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन इसके ग्राहक हैं। विदेशी कृत्रिम अपभ्रंश परिवहन का अधिक व्यय, उद्योग धंधों में अधिक उपयोग तथा विदेशी स्पर्धा के फलस्वरूप निर्यात घट रहा है। भारत में अपभ्रंश संरचनात्मक उपयोग के लिए बिहार सरकार ने हजारीबाग में नई तकनीकों को अपनाने का अधिकतम प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की मध्यवर्ती विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस प्रकार से है। विभिन्न धरातलीय स्वरूप के आधार पर जड़ों मिट्टियों की जमाव की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया गया है। भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और अगला है खादर प्रदेश। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके। भारत की मानसूनी वर्षा की विशेषताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। भारत की मानसूनी वर्षा की विशेषताएं। भारत में होने वाली अधिकांश वर्षा मानसूनी हवाओं से होती है। यह वर्षा बड़ी अनिश्चित, अनियमित व वर्ष के कुछ एक महीने में ही हो पाती है। उधर लौटते मानसून से कुछ वर्षा दक्षिणी भारत के पूर्वी तटीय भागों में हो जाती है। कुछ वर्षा शीतकाल में चक्रवातों द्वारा उत्तरी भारत में हो जाती है। भारतीय वर्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला है ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिमी मानसून से जून से सितंबर देश की कुल वर्षा का 75% प्राप्त होता है। लौटते समय मानसूनों द्वारा अक्टूबर से दिसंबर 13%, शीतकालीन मानसून द्वारा दिसंबर से फरवरी 2% और पूर्व मानसून काल मार्च और मई में 10% वर्षा होती है। दूसरा पॉइंट है, भारतीय वर्षा अनिश्चित है। कभी तो ये ग्रीष्म ऋतु में आरंभ हो जाती है और कभी कई सप्ताह की देरी हो जाती है। कभी वर्षा कुछ समय होकर जल्दी रुक जाती है तो कभी वर्षा काल का समय बहुत अधिक बड़ा हो जाता है। वर्षा काल के समय कभी कभी कई सप्ताह तक सूखा पड़ जाता है, जिससे कृषि को हानि हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, भारतीय वर्षा पर्वतीय अथवा उच्चावच से प्रभावित है। वायु के सम्मुख ऊंचे पर्वत होने के कारण उनसे टकराकर वाष्पयुक्त वायु ऊपर उठती है और संघनित होकर वर्षा कराती है। इस प्रकार पर्वत के ढालों पर पर्याप्त वर्षा होती है, किंतु पर्वतों के विमुख ढालों पर कुछ ही किलोमीटर के अंतर पर वर्षा बहुत कम होती है। ये वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाते हैं। उदाहरणार्थ पश्चिमी घाट के पवनोन्मुख ढाल पर स्थित बंबई में 188 सेंटीमीटर तथा विमुख ढाल पर स्थित पुणे में 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 4 पॉइंट है, भारत में वर्षा का वितरण समान नहीं है। कुछ भागों में वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, लेकिन देश में ऐसे भी भाग हैं जहां वर्षा 12 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देश के 11% भाग में 190 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। 21% भाग में 127 से 190 सेंटीमीटर तक, 37% भाग में 36 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर तक, 24% भाग में 38 से 76 सेंटीमीटर और 7% भाग में 38 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अगला पॉइंट है, भारत की अधिकांश वर्षा मूसलाधार होती है। कुछ भागों में वर्षा केवल बौछार के रूप में होती है। मूसलाधार वर्षा होने के कारण वर्षा का जल भूमि पर अपरदन करते हुए शीघ्रता से समुद्रों की ओर बह जाता है। इस जल का अधिक उपयोग नहीं हो पाता। अनुमान लगाया गया है कि महाराष्ट्र राज्य में लगभग 180 सेंटीमीटर वर्षा केवल 75 दिनों में प्राप्त होती है, जबकि लंदन की 60 सेंटीमीटर वर्षा 160 दिनों में हल्की बौछार के रूप में प्राप्त होती है।
हल्की बौछार के रूप में जो वर्षा प्राप्त होती है, जिससे कृषि को अधिक लाभ होता है। 6वां, देश के कुछ भागों में वर्षा बड़ी अनियमित होती है। एक ही क्षेत्र में कभी अकाल और कभी बाढ़ का प्रकोप हो जाता है। भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिणी भाग की यही विशेषता है। 7 नंबर है, भारत के किसी न किसी भाग में प्रत्येक मास में वर्षा होती है। जनवरी और फरवरी मास में शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा उत्तरी भारत में वर्षा होती है। मार्च में जून तक बंगाल और असम में चक्रवात अनुभव किए जाते हैं। सामान्यतः मानसूनी वर्षा पूरे देश में जून से अक्टूबर तक होती है। लौटते मानसून द्वारा नवंबर एवं दिसंबर में तमिलनाडु में भीषण वर्षा होती है। तो ये वाला क्वेश्चन आप तैयार करके एग्जाम में जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। आपको बता दें ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, भारतीय कृषि की अनेक समस्याएं हैं। इनमें से प्रमुख समस्याएं निम्न है। पहला है कृषि जोतों के छोटे होने की समस्या। दूसरा है कृषि जोतों के उपविभाजन एवं अपखंडन की समस्या। तीसरा है सिंचाई की समस्या। चौथा है खादों की समस्या। इस प्रकार से आगे भी है यंत्रीकरण की समस्या, उन्नत बीजों की समस्या और वित्त की समस्या। देखिए इसके बारे में अब थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। भारतीय कृषि की अनेक समस्याएं हैं, इनमें से प्रमुख समस्याएं निम्न है। पहला है कृषि जोतों तथा जोतों के छोटे होने की समस्या। समझने का प्रयास कीजिएगा। भारतीय कृषि की सर्व प्रमुख समस्या कृषि जोतों के छोटे आकार की है। भारतीय कृषि की सर्व प्रमुख समस्या क्या है? कृषि जोतों के छोटे आकार की है। भारत में जोतों के छोटे होने के कारण कृषि उत्पादन भी छोटे पैमाने पर होता है, जिससे उसकी लागत अधिक आती है तथा मशीनों एवं आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं हो पाता है। दूसरा है कृषि जोतों के उपविभाजन एवं अपखंडन की समस्या। भारत में कृषि की एक समस्या जोतों की उपविभाजन एवं अपखंडन की है। भारत में जोतों का बंटवारा प्रत्येक जोत में से होता है, जिससे उसका आकार छोटा होता जाता है। तीसरा है सिंचाई की समस्या। भारतीय कृषि की दूसरी समस्या सिंचाई की है। यहाँ कुल कृषि भूमि के 30% भाग पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्षा की कमी व अधिकता के कारण कृषि प्रभावित होती है, इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। चौथा नंबर है खादों की समस्या। पहले भारतीय कृषक गोबर खाद पर निर्भर रहा करते थे, लेकिन आज उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया है और अब वे रासायनिक खादों का उपयोग करने लगे हैं। भारत में रासायनिक खादों की मांग उत्पादन से अधिक होती है, जिससे खादों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पांचवा यंत्रीकरण की समस्या। भारतीय कृषि रूढ़वादी एवं परंपरावादी है। आज भी अधिकांश कृषक हल बैलों का उपयोग करते हैं, जबकि कृषि के विभिन्न आधुनिकतम साधन उपलब्ध हैं। पिछले कुछ वर्षों से यंत्रों का उपयोग बढ़ रहा है। 6वां नंबर है उन्नत बीजों की समस्या। भारत में कृषकों को बोने के लिए उत्तम एवं उन्नतशील बीज नहीं मिल पाता है, जिससे उनका उत्पादन भी निम्न कोटि का होता है। अतएव किसानों को कम कीमतों पर उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाने चाहिए। 7वां नंबर है वित्त की समस्या। भारतीय किसानों के पास कृषि निवेश हेतु वित्त की समस्या सदैव बनी रहती है, जिससे यह स्वेच्छानुसार अपनी कृषि में सुधार नहीं कर पाता है। वो सदा ही साहूकारों, महाजनों व पैसे वालों के अधीन बना रहता है। यद्यपि सहकारी बैंकों आदि के माध्यम से इस ओर काफी ध्यान दिया गया है, किंतु उनका परिणाम अधिक संतोषजनक नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में वनों के क्या लाभ है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में वनों के क्या लाभ है? पर्यावरण तथा वनों में घनिष्ठ संबंध है।
पर्यावरण तथा वनों में घनिष्ठ संबंध है। वन बहुमूल्य राष्ट्रीय एक संपदा तो है ही, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में वनों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान है। देखिए भारत में वनों का क्या लाभ है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे मिस मत करिएगा आप लोग, इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। भारत में वनों के क्या लाभ है? पर्यावरण तथा वनों में घनिष्ठ संबंध है। वन बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा तो है, वन बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा तो है ही, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में वनों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से योगदान है। प्रत्यक्ष लाभ, फर्स्ट पॉइंट है, वनों से अनेक प्रकार की व्यावसायिक तथा घरेलू उपयोग की लकड़ी प्राप्त होती है। कागज, दिया सलाई, खेल का सामान, प्लाईवुड आदि उद्योगों के लिए कच्चा माल लकड़ी वनों से ही प्राप्त होता है। दूसरा है, वनों में अनेक प्रकार की गौण उपजें प्राप्त होती है जो अनेक उद्योगों तथा उपयोगों में प्रयुक्त होती हैं। लाख, गोंद, चमड़ा, रंगने के पदार्थ, औषधियां, जड़ी बूटियां ऐसे ही पदार्थ हैं। तीसरा पॉइंट है, वनों में लगभग 40 लाख व्यक्तियों को व्यवसाय तथा आजीविका के अवसर प्राप्त होते हैं। लकड़ी काटने, चीरने, धोने, पदार्थ एकत्रण आदि व्यवसाय वनों पर ही आधारित है। फोर्थ पॉइंट है, वनों को ठेके पर देने से राष्ट्र को प्रतिवर्ष आय प्राप्त होती है। पांचवा नंबर है, वनोपजों के निर्यात से भी राष्ट्र को आय होती है। 6 पॉइंट है, वनों में पशुचारण भी किया जाता है। 7 पॉइंट है, वनों में अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, इससे आखेट से भी लोगों को आजीविका मिलती है। वनों में आखेट पर प्रतिबंध तथा नियंत्रण लगा दिया गया है। 8वां पॉइंट है, वनों में राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य स्थापित किए गए हैं जहां जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। आगे देखिएगा अप्रत्यक्ष लाभ क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, वन जलवायु के नियंत्रक कहे जाते हैं। वनों से आर्द्रता बनी रहती है, जलवायु की शुष्कता कम होती है एवं तापमान गिर जाते हैं। दूसरा है, बाढ़ों को रोकने में वनों का बहुत योग रहता है। तीसरा पॉइंट है, जल तथा वायु द्वारा मिट्टी में अपरदन को रोकने में भी वन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इसलिए अपरदनग्रस्त क्षेत्रों में वनारोपण की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। 4 पॉइंट है, वर्षा के जल को भूमि में रोककर वन भौम जल स्तर को गिरने नहीं देते। 5वां पॉइंट है, वनों की पत्तियों के सड़ गलकर मिट्टी में मिलने से मिट्टी में उर्वर जीवांश ह्यूमस की वृद्धि होती है। भारतीय मिट्टियों में जीवांश की बहुत कमी है। 6 पॉइंट है, भारतीय वनों में समृद्ध वन्य जीवन पाया जाता है, लगभग 500 किस्मों के जीव जंतु मिलते हैं। 7 पॉइंट है, वन देश के प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। और 8 पॉइंट है, वन सैलानियों पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र है। तो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिएगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, उद्योगों के स्थानीयकरण के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। आपको बता दूं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उद्योगों के स्थानीयकरण के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, किसी भी उद्योग के एक निश्चित स्थान पर केंद्रित होने के कुछ मूलभूत कारण होते हैं। किसी भी उद्योग के एक निश्चित स्थान पर केंद्रित होने के एक मूलभूत कारण होते हैं जहां उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं होती हैं, वहां उद्योग स्थापित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, कच्चे माल, सस्ते श्रमिक, स्वच्छ जल की सुविधा के कारण जूट उद्योग पश्चिमी बंगाल में केंद्रित है। कच्ची लौह धातु, धुला हुआ कोयला, चूना पत्थर आदि भारी पदार्थ, सस्ते श्रमिक एवं परिवहन की सुविधाओं के कारण बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित हुआ। इस प्रकार उद्योगों की स्थापना के निम्नलिखित कारक होते हैं, जो कि इस प्रकार से पहला है कच्चे माल की प्राप्ति।
प्रत्येक उद्योग के लिए विशिष्ट कच्चे माल की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की प्राप्ति के कारण चीनी उद्योग, गुजरात व महाराष्ट्र में कपास उत्पादन के कारण सूती वस्त्र उद्योग तथा पश्चिमी बंगाल में जूट के कारण जूट उद्योग केंद्रित हो गए हैं। दूसरा, उद्योग के लिए शक्ति। कारखाने को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, जो कोयले तथा जल से प्राप्त होती है। कोयला एवं विद्युत के परिवहन में व्यय तथा ह्रास अधिक होता है। कोयला एवं विद्युत के परिवहन में व्यय तथा ह्रास अधिक होता है। अतएव शक्ति के साधनों के निकट ही उद्योग स्थापित किए जाते हैं। उदाहरणार्थ, प्रमुख जल विद्युत योजनाओं के निकट उर्वरक, सीमेंट आदि कारखाने तथा कोयले के निकट इस्पात उद्योग स्थापित किए जाते हैं या किए गए हैं। थर्ड पॉइंट है परिवहन की सुविधा। कच्चा माल, श्रमिक, कोयला आदि को औद्योगिक केंद्रों तक पहुंचाने तथा तैयार माल को खपत केंद्रों तक भेजने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। जल परिवहन सस्ता होता है। पत्तन के निकट होने पर व्यापार की सुविधा रहती है। चौथा है अनुकूल जलवायु। कुछ उद्योगों के लिए विशिष्ट प्रकार की जलवायु अपेक्षित होती है। उदाहरणार्थ, सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र समुद्री जलवायु उत्तम होने के कारण गुजरात व महाराष्ट्र के वस्त्रोद्योग अधिक स्थापित है। श्रमिकों के लिए भी स्वास्थ्यप्रद जलवायु होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है कुशल एवं सस्ते श्रमिक। उद्योगों में श्रम पर अपर्याप्त धन व्यय होता है। सघन आबादी वाले क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। लगातार एक ही व्यवसाय में संलग्न रहने पर श्रमिक उस कार्य में दक्ष हो जाते हैं। यही कारण है कि मेरठ में खेल के सामान, लखनऊ में चिकन तथा वाराणसी में जरी की कढ़ाई के काम का विशेषीकरण हो गया है। 6 पॉइंट है पूंजी एवं बैंकों की सुविधा। उद्योगों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। बड़े नगरों में यह सुविधाएं प्राप्त होने के कारण कानपुर, बंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे नगरों में उद्योग स्थापित हो गए हैं। 7 नंबर है बाजार की निकटता। माल की खपत स्थानीय रूप से अथवा निकटवर्ती क्षेत्रों में होने पर परिवहन का अनावश्यक व्यय बच जाता है। इससे उत्पादन मूल्य भी कम बैठता है। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं के लिए तो सामान्यतः बाजार निकट होने चाहिए। 8 पॉइंट है सरकारी नीति। सरकारी नीति का प्रभाव उद्योगों पर अवश्य पड़ता है। उदाहरणार्थ, भारतीय चीनी उद्योग को विकसित करने के लिए सरकार ने विदेशी चीनी के आयात पर अधिक कर लगाए, जिससे उसका मूल्य अधिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत की नवीन जनसंख्या नीति 2000 पर टिप्पणी लिखिए। तो इसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत की नवीन जनसंख्या नीति 2000 पर टिप्पणी कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत की नवीन जनसंख्या नीति 2000 पर टिप्पणी लिखिए। 15 जनवरी 2000 को भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की। 15 फरवरी 2000 को है। 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की। इस जनसंख्या नीति के अंतर्गत सन 2045 तक भारत की जनसंख्या का पूर्ण नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के प्रमुख बिंदु निम्न है। पहला है, केंद्र सरकार उन पंचायतों और जिला परिषदों को पुरस्कृत करेगी जो अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या नियंत्रण के उपाय को अधिकाधिक अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरा है, नई नीति के तहत बाल विवाह निरोधक अधिनियम तथा प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण तकनीकी निरोधक अधिनियम को कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उन परिवारों को 5000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाएगी जिनके सिर्फ 2 बच्चे हों और 2 बच्चों के जन्म के बाद उन्हें बांध्याकरण करा लिया हो।
चौथा है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा जो निर्धारित उम्र में विवाह करने के बाद पहले बच्चे को तब जन्म देंगे जब माँ की उम्र 21 वर्ष हो जाए और वे छोटा परिवार के सिद्धांत में विश्वास रखते हुए 2 बच्चों को जन्म देने के बाद बाध्यकरण करा लें। पांचवा है ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उदार शर्तों पर ऋण तथा आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। 6 पॉइंट है गर्भपात सुविधा योजना को और मजबूत किया जाएगा। 7 पॉइंट है गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को इस कार्य से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 8 पॉइंट है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 11 मई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन योजना के व्यापक व बहुक्षेत्रीय समन्वय को सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की योजनाओं को लागू करने के लिए राष्ट्रीय जनगणना योजना का मई 2005 में पुनर्गठन किया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश सहित भारत की लगभग आधी जनसंख्या रखने वाले 12 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम न उठाए जाने पर चिंता व्यक्त की गई है तथा इन प्रदेशों में इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना की भी घोषणा की गई। इसके अंतर्गत न केवल जनसंख्या नियंत्रण के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे वरन उन प्रदेशों के नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा भारत के बीमार राज्यों में स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की कमियों का पता लगाकर स्वास्थ्य व जनसंख्या संबंधों की स्थिति में सुधार हेतु उपायों का कार्यान्वयन किया जाएगा। वास्तव में देश की स्वतंत्रता के बाद केवल आपातकाल को छोड़कर कभी भी जनसंख्या नीति के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका, जिससे भारत की जनसंख्या वृद्धि की समस्या गंभीरतम होती जा रही है। वास्तव में हमारे देश की जनसंख्या नीति में गुणात्मक पहलू की तुलना में परिमाणात्मक पहलुओं पर प्रारंभ से ही बल दिया गया है। भारत की जनसंख्या नीति के विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि जन्म दर व मृत्यु दर के आंकड़ों पर ही हमारा अधिक ध्यान रहा है। तो ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है ये तो 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप तैयार करके ही जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है चीनी उद्योगों के स्थानीयकरण को समझिए। आपको बता दूं ये वाला क्वेश्चन भी 100% आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। 10 नंबर क्या है, चीनी उद्योगों के स्थानीयकरण को समझाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित संगठित उद्योग है। चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित संगठित उद्योग है। देश के आर्थिक विकास में इस उद्योग का विशेष योगदान है। भारत के चीनी उद्योग का विकास सर्वप्रथम गंगा की घाटी में प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में हुआ था। भारत में चीनी उद्योग का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गंगा की घाटी में प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में हुआ था। यहाँ इन उद्योगों के विकास है तो इनकी सुविधाएं सुलभ है। पहला, गंगा के मैदान की उपजाऊ काप मिट्टी गन्ने की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, अतः गन्ने का बहुतायत से उत्पादन किया जाता है। दूसरा है, यहाँ गन्ने की खेती के लिए विस्तृत समतल मैदानी प्रदेश उपलब्ध है, साथ ही सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण दक्षिणी भारत की तुलना में यहाँ गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होने के बावजूद भी गन्ना सस्ता पड़ता है। तीसरा है, सिंचाई हेतु एवं कारखानों के लिए जल नदियों, नगरों एवं नलकूपों से प्राप्त हो जाता है। चौथा, यहाँ कारखानों के लिए आवश्यक कोयला बिहार तथा जल विद्युत यंत्र आदि परियोजनाओं से उपलब्ध हो जाती है। तराई क्षेत्रों में कोयले के स्थान पर लकड़ी प्राप्त हो जाती है। अतिरिक्त गन्ना की पिराई के बाद निकली खोई भी ईंधन के रूप में प्राप्त हो जाती है। पांचवा, चीनी के कारखाने गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप ही स्थित है।
अतः कारखानों को सुविधापूर्वक कच्चे माल की प्राप्ति हो जाती है। 6 नंबर, सघन जनसंख्या के कारण यहाँ स्थानीय रूप से विस्तृत बाजार की उपलब्धि हो जाती है। यहाँ साथ ही उद्योग के लिए सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं। 7 पॉइंट है, इस क्षेत्र में सड़क तथा रेल मार्गों का जाल सा बिछा है, अतः कच्चे माल को कारखाने तक तथा तैयार माल को उपभोक्ता केंद्रों तक सुविधापूर्वक लाया ले जाया जा सकता है। चीनी उद्योग के दक्षिणी भारत में विकसित होने के कारण, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी भारत में इस उद्योग के विकसित होने के निम्नलिखित कारण है। पहला है, दक्षिणी भारत में उत्तरी भारत की तुलना में गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होते हैं, साथ ही यहाँ गन्ने के रस मिठास की मात्रा अधिक होती है। दूसरा है, दक्षिणी भारत में गन्ने उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल प्राकृतिक दशाएं एवं आर्थिक सुविधाएं पाई जाती हैं। तीसरा, यहाँ की काली लावा मिट्टी गन्ने की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। चौथा है, उत्तरी भारत में गन्ने के शक्कर एवं चीनी बनाने की अवधि 3-4 महीने ही रहती है, जबकि दक्षिणी भारत में यह अवधि अधिक लंबी तमिलनाडु में लगभग 6 महीने होती है। अतः दक्षिणी भारत में चीनी के कारखाने उत्तरी भारत की तुलना में अधिक समय तक चालू रहते हैं, यानी कि दक्षिणी भारत में जो है बहुत ही ज्यादा गन्ना उत्पन्न होता है और उससे चीनी बनाने की जो उत्पादन जो किया जाता है बहुत ही ज्यादा होता है, जिससे चीनी का उत्पादन अधिक व उत्पादन लागत कम आती है। पांचवा, उत्तरी भारत के कारखानों को गन्ना प्राप्त करने की समस्या रहती है, जबकि दक्षिणी भारत में गन्ना चीनी मिलों के स्वामित्व में उगाया जाता है, अतः यहाँ मिलों को आवश्यकता के अनुरूप गन्ना प्राप्त होता रहता है। 6 पॉइंट है, उत्तरी भारत में कारखाने और मशीनें घिसी पिटियों पुरानी हो गई हैं, क्योंकि इन कारखानों की स्थापना काफी पहले हुई थी, जबकि इसके विपरीत दक्षिणी भारत के चीनी कारखानों की स्थापना बाद में हुई, अतः इनमें मशीनें और उत्पादन विधियां अपेक्षाकृत नवीन है। 7 पॉइंट है, इस क्षेत्र में सड़क तथा रेल मार्ग का जाल बिछा है, ताकि कच्चे माल को कारखानों तक तथा तैयार माल को उपभोक्ता केंद्रों तक सुविधापूर्वक लाया ले जाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, चीनी उद्योग स्थानीयकरण को समझाइए। ये वाला क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार करके ही जाइएगा, ताकि आप लोग क्वेश्चन में अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। और एक बात बताऊँ आप लोगों को, आप भले ही पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन पेपर के समय आप लोग 3-4 बार एक वीडियो को देख लेंगे तो 100% गारंटी है आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के सूखा प्रवण क्षेत्रों को बताते हुए उसके विकास के उपायों पर चर्चा कीजिए। आपको बता दूं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान दीजिएगा इस तरफ। भारत के सूखा पड़ाव क्षेत्रों को बताते हुए उनके विकास के उपायों पर चर्चा कीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा का क्षेत्र सूखा पड़ाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा का क्षेत्र सूखा पड़ाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान व उसके निकटवर्ती हरियाणा व मध्य प्रदेश के क्षेत्र, गुजरात के अधिकांश भाग, मध्यवर्ती महाराष्ट्र, पूर्वी व मध्यवर्ती कर्नाटक, पश्चिमी व मध्य तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में ही कभी कभी सूखा पड़ता है। क्या कहा गया है? भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र सूखा प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान व उसके निकटवर्ती हरियाणा व मध्य प्रदेश के क्षेत्र, गुजरात में अधिकांश भाग, मध्यवर्ती महाराष्ट्र, पूर्वी व मध्यवर्ती कर्नाटक, पश्चिमी व मध्य तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी कभी कभी सूखा पड़ता है।
इस क्षेत्रों के विकास हेतु दो तरह के कार्यक्रम अपनाए गए हैं। पहला है अल्पकालीन कार्यक्रम, दूसरा है दीर्घकालीन कार्यक्रम। प्रथम प्रकार के कार्यक्रम के तहत पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, पेयजल की आपूर्ति एवं काम के बदले अनाज योजना प्रमुख कार्यक्रम है। दूसरा है दीर्घकालीन विकास के तहत जो है निम्नलिखित प्रकार के विकास कार्यक्रम को अपनाया गया है। पहला है वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पशुपालन कृषि को बढ़ाया दिया गया है। दूसरा है सूखा प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया है, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में गंगानगर जिला। तीसरा है जल के मित व्ययता के कारण ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दिया गया है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक एवं तमिलनाडु में अपनाया गया है। चौथा है सूखा ग्रसित क्षेत्रों में वानिकी विकास कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई है, जिससे मृदा नमी की सुरक्षा एवं फसलों के वाष्पीकरण को कम करने की मदद मिली है। 5 पॉइंट है सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रकार के संकर बीज उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे कपास PRS 72, अरहर AC5, मूंग, पूसा, बैसाखी इत्यादि। 6 पॉइंट है भूमि की गहरी जुताई के लिए कृषकों को लोहे के हल उपलब्ध कराए गए हैं। 7 पॉइंट है 7वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि जलवायु प्रदेशीकरण के अंतर्गत सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए फसल प्रारूप एवं फसल चक्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 8 पॉइंट है 8वीं पंचवर्षीय योजना में वाटरशेड प्रबंध कार्यक्रम को भी सूखा ग्रसित क्षेत्रों में प्रधानता से लागू किया जा रहा है। इसके अलावा 1976 से 77 में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम को विशेष कार्यक्रम के तहत आरंभ किया गया, जो केंद्र और राज्य की समान साझेदारी से चलाया जा रहा है। यह एक प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम है। इस प्रकार सूखा प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मानसून की वापसी से आप क्या समझते हैं। आपको बता दूं ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मानसून की वापसी से आप क्या समझते हैं। सितंबर के अंत तक सूर्य कर्क रेखा से लौटकर विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है। सितंबर के अंत तक सूर्य कर्क रेखा से लौटकर विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है। इसका अनुसरण करते हुए कम वायुदाब का केंद्र अपना स्थान बदलने लगता है। अक्टूबर में ये बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ता है। ऐसी अवस्था में मानसून लौटने लग जाते हैं। मानसून उतनी शीघ्रता से नहीं लौटते जितनी शीघ्रता से वे आते हैं। पहले तो वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। सितंबर के अंत तक वर्षा उत्तरी मैदान में तो बंद हो जाती है। आर्द्र पवनों के स्थान पर शुष्क पवनें चलने लगती हैं। चक्रवातीय परिस्थितियों के स्थान पर प्रति चक्रवातीय परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तापमान मानसून के निर्वर्तन के साथ ही उत्तरी भाग में तापमान गिरने लगते हैं। अधिकतम औसत तापमानों की अपेक्षा न्यूनतम औसत तापमान अधिक गिरते हैं। अधिकतम औसत तापमान अक्टूबर नवंबर में भी उच्च यानी कि 37 अंश सेल्सियस तक रहते हैं, जबकि न्यूनतम तापमान 10 अंश सेल्सियस या इसके नीचे रह जाते हैं। दूसरा है वर्षा। मध्य सितंबर के बाद मानसून के चलने की दिशा दक्षिण की ओर हो जाती है। मध्य सितंबर के बाद मानसून के चलने की दिशा दक्षिण की ओर हो जाती है। उत्तरी मैदान में मानसून के लौटने का समय भिन्न भिन्न होता है। पंजाब 15 सितंबर, उत्तर प्रदेश 1 अक्टूबर, पश्चिमी बंगाल में 15 अक्टूबर, आंध्र प्रदेश में 1 नवंबर, तमिलनाडु 15 नवंबर तथा केरल में 1 दिसंबर से मानसून लौटते हैं। अब पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम के बजाय उत्तरी पूर्वी हो जाती है। मानसूनों के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम होने लगता है। औसत आर्द्र भी कम होने लगता है। पंजाब और कश्मीर में आर्द्रता 60% या 75% होती है। अक्टूबर मास तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और कश्मीर में वर्षा लगभग समाप्त हो जाती है। लौटती हुई उत्तरी पूर्वी मानसून जब तक के निकट पहुंचती है तो बंगाल के डेल्टा
आराकान, योना तथा तमिलनाडु में वर्षा करती है। तमिलनाडु के निकट वर्षा 65 से 75 सेंटीमीटर तक हो जाती है। भीतर प्रदेश करने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। वायु के साथ साथ चक्रवातों की दिशा भी तमिलनाडु के तट की ओर आती है, तमिलनाडु के तट की ओर होती है। इसके द्वारा समुद्र में बड़ी बड़ी तूफानी तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिससे तटवर्ती भाग को क्षति पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय जलवायु पर मानसूनी पवनों के प्रभाव को किस प्रकार देखा जाता है, स्पष्ट कीजिए। आपको बता दूं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारतीय जलवायु पर मानसूनी पवनों के प्रभाव को किस प्रकार देखा जा सकता है। भारतीय जलवायु पर मानसूनी पवनों का प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है, इसलिए भारतीय जलवायु को मानसून प्रकार की जलवायु कहा जाता है। भारत में होने वाली वर्षा पूर्णतः मानसून पवनों द्वारा की जाने वाली वर्षा पर आधारित होती है। मानसून पवनों के अनिश्चित, अनियमित एवं अनियंत्रित होने के कारण भारतीय वर्षा भी निश्चित होती है। वर्षा की इस अनिश्चितता एवं अनियमितता के कारण सूखे एवं बाढ़ जैसी किसी न किसी प्राकृतिक आपदा की संभावना प्रतिवर्ष भारत में बनी रहती है। अनावृष्टि की स्थिति में सूखा पड़ता है और अतिवृष्टि की स्थिति में बाढ़ें आती हैं। अल्पकाल में अतिवृष्टि होना, अल्प क्षेत्र में अतिवृष्टि का होना, निश्चित समय पर वर्षा का न होना तथा वर्षा का बिल्कुल न होना आदि बाढ़ एवं सूखे के प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं। इन कारकों के साथ साथ वर्षा की परिवर्तितता बाढ़ एवं सूखे का मूल कारण है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यदि वर्षा सामान्य से थोड़ी सी भी कम हो जाए तो यहाँ सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और अधिक वर्षा वाले भागों में यदि वर्षा सामान्य से कुछ अधिक हो जाए तो बाढ़ आ जाती है। फलस्वरूप वर्षा की अधिक परिवर्तितता वाले प्रदेश में प्रायः सूखे तथा बाढ़ का प्रकोप बना ही रहता है। सूखे तथा बाढ़ की स्थिति में जान एवं माल की अधिक हानि होती है। अगर सूखा पड़ता है तो पानी की कमी के कारण फसलें सूख जाती हैं और भूखमरी फैल जाती है, जिससे मनुष्यों तथा पशुओं की मृत्यु हो जाती है। और यदि बाढ़ आती है तो यह पशुओं, मनुष्यों, घरों के साथ साथ फसलों को भी बहा ले जाती है, जिससे जान और माल की असहनीय क्षति होती है। समय समय पर भारत में इस प्रकार की क्षति होती रही है। भारत में 1770 में यानी 1770 में पश्चिमी बंगाल, 1836 में उत्तर प्रदेश, 1865 से 66 में उड़ीसा, 1943 में बंगाल आदि में कुछ लाखों से लेकर 1 करोड़ लोगों की इन प्राकृतिक विपदाओं के कारण जाने जा चुकी हैं। पशुओं और दूसरे नुकसान का सही अंदाजा लगा पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। अतः इन तथ्यों से बाढ़ और सूखे जैसी इन आपदाओं का भी भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यद्यपि आर्थिक और तकनीकी विकास के कारण वर्तमान में इन आपदाओं का प्रभाव इतना ज्यादा नहीं रहा है, फिर भी ये किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव अवश्य छोड़ जाती हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, संसाधनों की प्रकृति किस प्रकार होती है। आपको बता दूं ये वाला क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, संसाधनों की प्रकृति किस प्रकार होती है। ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण के वे तत्व जो मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार के उपयोगी हैं। पर्यावरण के वे तत्व जो मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी हैं वे संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। संसाधन प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के होते हैं। संसाधनों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है संसाधन मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के होते हैं। संसाधन मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के होते हैं। मूर्त का मतलब होता है दृश्य और अमूर्त का मतलब होता है अदृश्य। दोनों प्रकार के ऐसे तत्व संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। भूमि, जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, भवन, कारखाने, सड़कें, कृषि उपजें, औद्योगिक उत्पादन आदि मूर्त संसाधन यानी दृश्य संसाधन है। मानव स्वास्थ्य, कार्य कुशलता, वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान, सामाजिक संगठन, राजनीतिक स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सहयोग आदि अमूर्त संसाधन की उदाहरण है जो किसी भी देश काल में मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। इस प्रकार मनुष्य के लिए अमूर्त तत्वों की उपयोगिता मूर्त तत्वों की उपयोगिता से कम नहीं है। इस प्रकार मनुष्य के लिए अमूर्त तत्वों की उपयोगिता मूर्त तत्वों की उपयोगिता से कम नहीं है। सामान्यतः अमूर्त तत्वों के विकास में मूर्त तत्वों की संसाधनता का भी विकास होता है। वर्तमान समय में तकनीकी
प्रौद्योगिकी अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन जिनका आदान प्रदान तथा क्रय विक्रय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। दूसरा है संसाधनों की उपयोगिता होती है। मानव के लिए उपयोगिता का होना संसाधन का मौलिक गुण है। पर्यावरण का वही तत्व संसाधन बन सकता है जिसमें मानवीय आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति करने की क्षमता विद्यमान हो। कोई वस्तु अपने आप में संसाधन नहीं होती, बल्कि जब वो मनुष्य के लिए उपयोगी बन जाती है तब उसकी गणना संसाधन की श्रेणी में की जाने लगती है। प्राकृतिक या मानवीय पर्यावरण का जो तत्व मनुष्य के किसी काम का नहीं, वो संसाधन नहीं हो सकता। तीसरा संसाधन गत्यात्मक होते हैं। संसाधन स्थिर नहीं बल्कि गतिशील, एक परिवर्तनशील होते हैं। अज्ञानता और आवश्यकता के अभाव के कारण प्रकृति के अन्योन्य तत्व बेकार और तटस्थ पड़े रहते हैं। इनका मानव के लिए कोई उपयोग नहीं होता, किंतु जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होता है और मानव आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, पहले से तटस्थ पड़े हुए तत्व संसाधन बन जाते हैं। प्रौद्योगिकी विकास तथा ज्ञान के विस्तार से नए नए संसाधन प्रकाश में आते जाते हैं और संसाधनों की व्याख्या और मात्रा में विस्तार होता जाता है। मानवीय आवश्यकताओं एवं क्रियाओं में विस्तार के परिणाम स्वरूप संसाधनों में गत्यात्मकता तथा परिवर्तनशीलता आती है। इसलिए कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं है बल्कि वे बनते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है, संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है संसाधन। तो ये वाला क्वेश्चन 100% आप तैयार करके ही जाइएगा। और ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 15 बाढ़ की रोकथाम के उपाय, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये वाला क्वेश्चन भी 100% पूछा जाएगा। बाढ़ की रोकथाम के उपाय बताइए। बाढ़ की रोकथाम के उपाय, साधारणतः औसत से अधिक वर्षा होने के बाद ही बाढ़ें आती हैं। साधारणतः औसत से अधिक वर्षा होने के बाद ही बाढ़ें आती हैं। समुद्री तूफान उत्पात मचाते हैं। इस प्रकार बाढ़ें प्राकृतिक घटनाएं हैं जिस पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है। फिर भी बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। इसका वर्णन निम्नांकित है। इसका वर्णन निम्नानुसार है। पहला है वृक्ष लगाना, दूसरा है बांधों का निर्माण, अगला है तटबंधों का निर्माण, चौथा है नदियों या नहरों में निपेक्षित तलछट को निकालना, सड़कों और रेल मार्गों का सही ढंग से निर्माण, बांधों का सही रखरखाव। तो चलिए देखिएगा संसाधनों की रोकथाम के जो निम्न उपाय हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है वृक्ष लगाना। तो ध्यान दीजिएगा इस पर, क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर लिखना है वो भी अच्छे से, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। वृक्ष लगाना, जिन स्थानों से नदियां निकलती हैं उन स्थानों पर वृक्षारोपण करने से नदियों से आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाएगा, वृक्ष लगाया जाएगा। जिन स्थानों से नदियां निकलती हैं उन स्थानों पर वृक्षारोपण करने से नदियों से आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है। वृक्षों से जल का बहाव मंद पड़ जाता है और वृक्ष जल को काफी मात्रा में अपनी जड़ों के द्वारा भूमि जल में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा नंबर है बांधों का निर्माण। नदियों के उद्गम क्षेत्रों में नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाकर भी बाढ़ों पर काबू पाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है तटबंधों का निर्माण। नदियों के किनारों पर तटबंधों का निर्माण से भी बाढ़ों के प्रकोप को कम किया जा सकता है। कोसी नदी के दोनों किनारों पर 220 किलोमीटर लंबे तटबंधों के निर्माण से इस नदी द्वारा आने वाले बाढ़ों को कम किया जा सका है। चौथा है नदियों तथा नहरों में निपेक्षित तलछट को निकालना। नदियों तथा नहरों में निपेक्षित तलछट को निकालने से भी बाढ़ों पर नियंत्रण किया जा सकता है। इससे नदियों तथा नहरों की जल संग्रहण क्षमता बढ़ जाती है, जिससे नदियों में जल आसानी से प्रवाहित होता है और नहरें टूटने से बच जाती हैं। पांचवा नंबर है सड़कों और जलमार्गों का सही ढंग से निर्माण। किसी भी क्षेत्र में सड़कों और जलमार्गों का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे उक्त क्षेत्र के सामान्य ढाल में कोई बाधा न आए और वर्षा ऋतु में वर्षा का जल निर्विघ्न बह जाए। 6 नंबर है बांधों का सही रखरखाव। नदियों पर बनाए गए बांधों का सही रखरखाव होना चाहिए। वर्षा ऋतु से पहले अवश्य ही इसकी जांच कर लेनी चाहिए ताकि वर्षा के कारण टूट कर ये बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न कर दें।
क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की भौगोलिक स्थिति के उपयोग बताइए। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। भारत की भौगोलिक स्थिति के उपयोग, ध्यान दीजिएगा। एशिया महाद्वीप के दक्षिण तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत देश की स्थिति बहुत उपयोगी है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत देश की स्थिति बहुत उपयोगी है। भारत देश की भौगोलिक स्थिति की उपयोगिता निम्नलिखित तथ्यों से सिद्ध होती है। पहला है, भारत देश का अक्षांशीय विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ विविध प्रकार की जलवायु एवं वनस्पति पाई जाती है। भारत देश का अक्षांशीय विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु एवं वनस्पति पाई जाती है, अतः यहाँ अनेक प्रकार की फसलें उत्पन्न होती हैं। दूसरा है, भारत को हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, जिससे अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तथा ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक संबंध स्थापित हो सके हैं। तीसरा है, सुएज नहर के खुल जाने से अब भूमध्य सागर भी हिंद महासागर से जुड़ गया है, जिससे यूरोप और अफ्रीका भी इससे कच्छ में सम्मिलित हो गए हैं। चौथा पॉइंट है, भारत देश वर्तमान अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों के संगम पर स्थित है। सुएज नहर मार्ग, उत्तमाशा अंतरीप मार्ग और प्रशांत महासागरीय मार्ग, ये सब आकर मिले हैं, अतः भारत देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अधिक सुविधा प्राप्त है। पांचवा पॉइंट है, दक्षिण में स्थित हिंद महासागर की ओर से आने वाली जल से भरी मानसून पवनें भारत देश को अधिकतर वर्षा प्रदान करती हैं, जिस पर यहाँ की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। सिक्स पॉइंट है, भारत की उत्तरी सीमा के साथ साथ पश्चिम से पूर्व को फैला हिमालय पर्वत प्राकृतिक रूप से देश की राजनीतिक सीमा बनाता है और प्राचीन काल से ही इस देश की रक्षा करता है। सेवन पॉइंट है, उत्तरी सीमा के साथ फैला ऊंचा हिमालय पर्वत मध्य एशिया की ओर से आने वाली शीतल पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे समस्त भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिससे यहाँ वर्ष भर खेती की सुविधा है। 8 नंबर पॉइंट है, 8वां पॉइंट है, भारत के निकट स्थित लगभग सभी देश हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान देश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब तथा पूर्व अफ्रीका के देश इत्यादि पिछड़े हुए, अतः इन देशों को निर्मित वस्तुओं के निर्यात की सुविधा प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रामीण अधिवासों के प्रमुख लक्षण। 100% ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण अधिवासों के मुख्य लक्षण बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामीण अधिवास में निवास करने वाले लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि होती है। ग्रामीण अधिवास में निवास करने वाले लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि होती है, अर्थात इन अधिवासों में अधिकांशतः कृषक निवास करते हैं, जिनका भूमि से सीधा संबंध होता है। ग्रामीण अधिवासों का वितरण इसलिए नदियों के उपजाऊ मैदानों में ही मिलता है। दूसरा है, ग्रामीण अधिवास के निवासियों में अधिक सहकारिता एवं सहयोग की भावना मिलती है। तीसरा पॉइंट है, ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत मकान प्रायः छोटे तथा स्थानीय सामग्रियों, मिट्टी की दीवारों पर घास फूस, बांस, लकड़ी तथा खपरेल की छतों से निर्मित होते हैं। सामान्यतः एक मकान में एक ही परिवार निवास करता है। चौथा पॉइंट है, ग्रामीण अधिवास के मकानों को 2 खंडों में बनाया जाता है, एक परिवार के सदस्यों के लिए और दूसरा पशुओं को बांधने के लिए, चारा रखने तथा कृषि के औजार आदि रखने के लिए होता है। मुख्य मकान से अलग एक दालान या बैठक बनाई जाती है, जिसमें पुरुष वर्ग के सोने, बैठने तथा आगंतुकों को ठहरने की व्यवस्था होती है। 5वां पॉइंट है, ग्रामीण अधिवासों में मकानों के निर्माण के लिए कोई योजना नहीं होती, बल्कि भूमि की उपलब्धता तथा सुविधा अनुसार ही मकान बना लिए जाते हैं। 6 पॉइंट है, मुख्य गांव के आसपास समान व्यवसाय के लोगों की अलग अलग छोटी बस्तियां मिलती हैं तथा इन बस्तियों में निवास करने वाले जनसंख्या के आधार पर इनके नाम रख दिए जाते हैं, जैसे चमटोला, अहिरान, कोईरान तथा दोगियान आदि। 7वां पॉइंट है, ग्रामीण अधिवास में प्रायः किसी ऊंची तथा कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि पर बसे होते हैं, परंतु जल की सुविधा आदि का ध्यान रखा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रामीण अधिवासों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। अधिवासों के आकार, स्वरूप, मकानों और झोपड़ियों की संख्या एवं उनकी पारंपरिक दूरी के आधार पर उन्हें प्रमुख रूप से निम्नलिखित 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है प्रविकीर्ण या एकाकी अधिवास। इस प्रकार के अधिवास में मकानों की बनावट छितराए हुए रूप में मिलती है, अर्थात मकान एक दूसरे से अलग अलग बसे होते हैं तथा इसके बीच में कृषि भूमि फैली होती है। प्रत्येक घर में एक एक परिवार निवास करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में ऐसे अधिवासों को कृषि गृह वासगृह के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रविकीर्ण अधिवास हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी ढालों, उत्तर प्रदेश के तराई तथा भाबर क्षेत्र, असम के जंगली प्रदेशों, केरल के उच्च भूभागों तथा नदी घाटियों के पार्श्ववर्ती उच्च कटकों पर देखने को मिलते हैं। दूसरा है सघन अधिवास। सघन अधिवासों में मकान एक दूसरे से सटे हुए पास पास बने होते हैं। प्रोफेसर इनायत अहमद के अनुसार इन अधिवासों की प्रमुख विशेषता ये होती है कि किसी मौजे अर्थात गांव के सभी मकान एक केंद्रीय स्थल पर संकेंद्रित होते हैं। सभी मकानों के आसपास बने होने के कारण संपूर्ण अधिवास एक सामाजिक आर्थिक इकाई के रूप में होता है। इन अधिवासों को विभिन्न विद्वानों ने संकेंद्रित, निष्ठित, संहत अथवा अभिपिंडन आदि नामों से संबोधित किया है। सघन अधिवास सामान्यतः ऐसे प्रदेश में पाए जाते हैं जहाँ कृषि योग्य समतल उपजाऊ भूमि, पीने योग्य जल अथवा आवागमन साधनों आदि की उपलब्धता के साथ साथ सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। उत्तरी भारत के विशाल मैदानों में सभी सुविधाएं पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ अधिकांशतः सघन अधिवास पाए जाते हैं। तीसरा है संयुक्त अधिवास। संयुक्त अधिवास में प्रायः एक प्रधान गांव होता है। संयुक्त अधिवास में प्रायः एक प्रधान गांव होता है तथा उस गांव में पृथक कुछ दूरी पर 2 या 2 से अधिक नगले या पूर्वे अवश्य होते हैं। इस नगलों या पूर्वों के नाम इनके निवास करने वाले जात की प्रधानता के आधार पर रखे जाते हैं। भारत में इस प्रकार के अधिवास प्रमुख रूप से गंगा की मध्य और निचली घाटी में पाए जाते हैं। चौथा है अपखंडित अधिवास। जिन अधिवासों में मकान एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर पर बसे होते हैं अथवा 2-2, 3-3 मकानों के छोटे छोटे नगलों या पूर्वे थोड़ी थोड़ी दूरी पर अंतर में बसे होते हैं तथा इन सभी को मिलाकर एक अधिवास बनता है, तो ऐसे अधिवासों को अपखंडित अधिवासों की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में इस प्रकार के अधिवास दून घाटियों से लेकर पूर्व में गंगा के डेल्टाई प्रदेश तक पाए जाते हैं। गंगा, घाघरा, दोआब तथा घाघरा के सरयू पार मैदान में भी इस प्रकार के अधिवासों की प्रमुखता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रामीण तथा नगरीय आवास में क्या अंतर है, ये भी देख लीजिएगा। अंतर पूछा जा सकता है एग्जाम में। ग्रामीण तथा नगरीय अधिवास में क्या अंतर है? ग्रामीण और नगरीय अधिवास में अंतर है। जिन अधिवासों में अधिकतर कृषक वर्ग निवास करते हैं, जिन अधिवासों में अधिकतर कृषक वर्ग निवास करते हैं और जिनका जीविकोपार्जन कृषि एवं पशुपालन से है, उन्हें ग्रामीण अधिवास कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ग्रामीण अधिवास कृषि प्रधान होते हैं। लकड़ी काटने वाली, खाद खोदने वाली, शिकार एवं जंगलों और पर्वतों पर रहने वाली जातियों के अधिवास को ग्रामीण कहे जाते हैं। नगरीय अधिवासों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय वस्तु निर्माण उद्योग, व्यापार एवं वितरण आदि होता है। नगरीय अधिवास के निवासी कृषि प्रधान न होकर उद्योग प्रधान होते हैं और कृषि पर अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित होते हैं। वस्तुतः नगर और गांव प्रत्यक्षता अथवा अप्रत्यक्षता एक दूसरे के पूरक होते हैं। गांव से उत्पन्न खाद्यान्नों तथा कृषि-कृत कच्चे मालों एवं पशुजन्य पदार्थों पर नगर आश्रित होते हैं तथा जीवनोपयोगी विभिन्न तैयार माल की आपूर्ति हेतु ये नगरों पर निर्भर होते हैं। नगरीय आवास ग्रामीण आवासों की अपेक्षा आकार में बड़े होते हैं तथा नगरों में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होता है, परंतु केवल जनसंख्या की अधिकता से ही कोई गांव नगरीय अधिवास नहीं हो सकता जब तक कि उसमें नगरीय अधिवास के गुण निर्माण उद्योग, परिवहन सेवा आदि न हो।
बहुत से कृषक प्रधान जनसंख्या के अधिवास बड़े होते हैं और उनमें कम जनसंख्या के अधिवास जिनके निवासी कृषि तथा पशुपालन के कार्यों में न लगकर उद्योग व्यापार तथा परिवहन कार्यों में लग जाते हैं वे नगरीय अधिवास कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय नगरों तथा कस्बों की विशेषताएं। ये विशेषताएं भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। ये विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है ग्रामीण वातावरण का प्रभाव। भारतीय नगरों तथा कस्बों में ग्रामीण वातावरण रहता है। इन बड़े नगरों के कुछ सिरे के क्षेत्र ऐसे हैं कि उनमें गांव जैसा रहन सहन है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में ऐसा नहीं है। दूसरा है अधिकतर प्रवासकीय नगर। अधिकतर नगर भारत में प्रशासन के लिए बसाए गए हैं, लेकिन सुरक्षा के कारण यहाँ बाद में उद्योग तथा व्यापार विकसित हो गए हैं। केवल जमशेदपुर, भिलाई, सिंदरी आदि व्यापारिक दृष्टि से बसे नगर हैं। तीसरा है मिश्रित कार्य क्षेत्र। मध्यकाल में कार्य क्षेत्रों का क्रम बिगड़ जाने से निवास घरों के बीच में दुकानें तथा बाजार में दुकानों के बीच में या उनके ऊपर की मंजिल के लिए घर बनाए गए हैं। अब नगरों के कार्य क्षेत्र मिले जुले हैं। चौथा सामाजिक वर्गों और जातियों के प्रभाव। नगरों में मोहल्ले की बस्तियां जाति के नाम के आधार पर बसी होती हैं। उदाहरण के लिए अहीर, पाल, अहवीर, शिल्पकार लोगों के घर बाहरी सीमा पर होते हैं। बनारस में टोला, बंगाली, पंजाबी मोहल्ला आदि मौजूद है। धार्मिक वर्ग के लोग अलग मोहल्लों में रहते हैं। पांचवा है पृथक वस्तुओं के बाजार। अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के अलग अलग बाजार होते हैं। जैसे लोहा के लिए आगरा में लोहा मंडी, कपड़े के बाजार, सोना चांदी के लिए सर्राफा, अन्न दालों के लिए गल्ला बाजार इत्यादि अलग अलग बाजार हैं। 21 नंबर है स्थान के आधार पर मानव प्रवास के प्रमुख वर्ग बताइए। ये भी पूछा जा सकता है। स्थान परिवर्तन के आधार पर मानव प्रवास के 4 प्रकार बताए गए हैं। 4 प्रकार देख लीजिए। पहला है अंतर महाद्वीप प्रवास, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय प्रवास, तीसरा है अंतरदेशीय प्रवास और चौथा है स्थानीय प्रवास। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थान के आधार पर मानव प्रवास के प्रमुख वर्ग 4 प्रकार के बताए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है, तो ध्यान दीजिएगा 4 प्रकार के किस प्रकार से बताए गए हैं। पहला है अंतर महाद्वीपीय प्रवास। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होने वाले जनसंख्या के स्थानांतरण को अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहते हैं। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होने वाले जनसंख्या के स्थानांतरण को अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहते हैं। इस प्रकार के सबसे बड़े प्रवास 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक यूरोप के पश्चिमी देशों से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हुए थे। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्या होता है? एक ही महाद्वीप में एक देश से दूसरे देश में रहने वाले स्थानांतरणों को अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। एक ही महाद्वीप में एक देश से दूसरे देश में रहने वाले स्थानांतरणों को अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। जैसे एशिया में चीन से हिंद एशिया एवं वियतनाम तथा पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान में हुए जन स्थानांतरण को अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहा जा सकता है। तीसरा है अंतर्देशीय प्रवास। एक देश के एक प्रांत से दूसरे देश को भी मानव समूह स्थानांतरित हुआ करता है। एक देश के एक प्रांत से दूसरे प्रांत को भी मानव समूह स्थानांतरित हुआ करता है। जैसे भारत के विभिन्न प्रदेशों के परिवार उत्तर प्रदेश में आकर स्थायी निवासी बन गए हैं। उत्तर प्रदेश व बिहार के अनेक व्यापारी व श्रमिक वर्ग के लोग कोलकाता और मुंबई नगरों में स्थायी रूप से जाकर बस गए हैं। ये अंतर्देशीय प्रवास है। चौथा है स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास में एक जिले से दूसरे जिले अथवा जिले की एक तहसील से दूसरे तहसील में अथवा गांव से नगरों में होने वाले स्थानांतरण को रखा जाता है। वर्तमान काल में नगरों के विकास के साथ ग्रामीण जनता में तेजी से नगरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत के पड़ोसी देश कौन से? स्पष्ट कीजिए और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ध्यान दीजिएगा। भारत के पड़ोसी देश। भारतीय जलीय तथा स्थलीय सीमाओं का निर्धारण अधिकतर प्रकृति द्वारा किया जाता है। यही प्राकृतिक सीमाएं हमारे पड़ोसी देशों से मिलती हैं। भारत तीनों दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम से हिंद महासागर, खाड़ी बंगाल, अरब सागर से घिरा है। शेष उत्तर तथा पूर्व में इसकी सीमाओं
को हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं निर्धारित करती हैं। भारत की मुख्य भूमि के अलावा खाड़ी बंगाल से अंडमान निकोबार तथा अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है, जो भारत का ही अंग है और भारत के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका है, जो भारत के दक्षिण में स्थित है। पाक जल डमरू संधि द्वारा भारत से अलग किया गया है। हमारा दूसरा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। ये निकोबार द्वीप समूहों के दक्षिण में स्थित है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, कंपुचिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि, वियतनाम आदि देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान आदि देश भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। पाकिस्तान देश तो वास्तव में भारत का ही अंश है, जो 1947 में विभाजन से भारत से अलग किया गया। भारत की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत द्वारा बनाई गई है। इसके उत्तर में तिब्बत तथा चीन का शिक्यांग प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के उत्तर में एक शीर्ष बिंदु पर एशिया के प्रमुख 5 देश भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तजाकिस्तान की सीमाएं मिलती हैं। इस देश के साथ साथ हिमालय की गोद में बसे नेपाल तथा भूटान 2 हमारे प्रमुख किंतु छोटे मित्र राष्ट्र हैं। संधि अनुसार इन दोनों देशों की बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है।